10 का दम और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। प्रदेश की राजनीति में शून्य बिंदु पर जा चुकी मायावती को एक बार फिर से आजम खान में सियासी फायदा दिखने लगा है। जी हां, सियासी फायदा इसलिए क्योंकि कल बहुत सारे ट्वीट्स मायावती की तरफ से आए हैं जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मुस्लिम वोटों पर दावा आजकल कई पार्टियां जता रही हैं। डिमांड बहुत ज्यादा आजम खान की बढ़ गई और अब एक बार फिर से मायावती को आजम खान की याद आई है और सवाल ये है कि आजम खान इनके साथ जा पाएंगे, जाएंगे। तमाम सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर क्योंकि 2024 को लेकर जो सियासत है प्रदेश में वो बहुत तेजी से गरमाने लगी है और माया का रुख भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। और सवाल ये भी है कि जो एमवाई का फैक्टर है उस पर क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ट्वीट्स दिखा रहे हैं। ट्वीट्स मायावती ने किए हैं, क्या कुछ है ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मायावती ने ट्वीट किया पहला और कहा है कि गरीबों, दलितों, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस भी टारगेट कर रही थी जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। और आजम मामला न्याय का गला घोटना नहीं है तो क्या है। एक और दूसरा ट्वीट 29 अप्रैल का आपको बता दें और इसमें उन्होंने कहा है कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर कई पार्टियों से गठबंधन करके जब अपने सीएम बनने का सपना नहीं पूरा कर सकी तो फिर वो दूसरों को पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। ये दूसरा ट्वीट। और ठीक 29 मार्च को भी एक ट्वीट किया था मायावती ने जिसमें कहा था कि यूपी में सपा बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत जग जाहिर है। उन्होंने विधानसभा आम चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम कराकर यहां पर भय और आतंक का माहौल बना दिया जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ। सपा को एक तरफा वोट देने की सारी भूल की जिसको सुधार कर बीजेपी को यहां हराना संभव है। और एक और फरवरी महीने में ट्वीट किया गया और कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर, अति संवेदनशील। इसकी आड़ में राजनीतिक हिंसा अनुचित। कर्नाटक में इस मुद्दे को तूल देकर सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ट्वीट्स हैं, इनके जरिए समझा जा सकता है कि जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि जो मायावती हैं इस वक्त प्रदेश में उनकी सियासत एकदम शून्य पर चली गई है और अपने आप को उठाकर ये तमाम ट्वीट करके वो साबित करना चाहती है कि वो भी अभी मेन स्ट्रीम में बनी हुई हैं। सवाल यह है कि आजम की सियासी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटरों पर दावा जताने वाली पार्टियों में अचानक आजम खान की डिमांड बढ़ना लाजमी है क्योंकि वो पिछले कई दिनों से जेल में और अब उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। और सवाल ये भी है कि क्या ये मायावती अब आजम खान को साधने की कोशिश में है क्योंकि आजम खान मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से आते हैं, एक अच्छा खासा जनाधार है उनका और जिस पर भी वो हाथ रख देंगे बेहद मजबूत वो बन जाएगा। और बीएसपी को कहीं ना कहीं एक बड़े मुस्लिम नेता की जरूरत है क्योंकि पार्टी में कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं अब उनके पास है। और सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी की डूबती नैया को पार लगा पाएगा। 2019 में मायावती ने रैली की थी, आजम खान के समर्थन में ये रैली हुई थी, इसलिए आजम खान उनके लिए बहुत जरूरी हैं। मुस्लिमों के बड़े नेता हैं आजम खान और जिस तरीके से ये ट्वीट्स आए हैं उसके बाद सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि आजम की जो डिमांड है वो राजनीति में बढ़ती जा रही है। खासतौर से कांग्रेस और बसपा में ये होड़ लगी हुई है। इससे पहले कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम भी आजम खान से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो आजम की जड़ यूपी में बेहद मजबूत है, एक अच्छा खासा जनाधार है उनका। और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। फखरुल हसन जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। फखरुल जी, आपका भी स्वागत है। और कुश अंबेडकरवादी राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, कुश अंबेडकरवादी जी। सर, सवाल ये है कि अचानक आजम खान की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। 26 महीनों से जेल में बंद थे आजम खान, किसी को याद नहीं आई और जब धीरे धीरे बाहर की
आने का रास्ता क्लियर हो रहा है, तो अब मायावती को उनकी याद सता रही है, तमाम ट्वीट्स भी किए इसको लेकर। नहीं, इसमें ये कहना बिल्कुल गलत है कि याद सता रही है ऐसे शब्दों का। यदि हम चुनावी आंकलन जब करते हैं तो ये सबको पता है कि आजम खान एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और जिस तरीके का व्यवहार पीछे कुछ समय में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से देखा गया कि बिल्कुल ही दरकिनार कर दिए गए, तो जब किसी बड़े नेता को दरकिनार किया जाता है और वो इस वक्त जो जेल में, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि भी आप उनको जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टी है उनका भी फर्ज बनता है कि वो राजनीति से ऊपर उठ के उनकी रिहाई के लिए मांग उठाए, और बसपा सुप्रीमो ने वही चीज की है कि उनकी एक रिहाई की मांग उठाई है। बाकी राजनीति में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते ही हैं। ठीक है संजय चौधरी जी, मायावती ने एक ट्वीट किया है, बीजेपी पर भी निशाना साधा है और कह रही हैं मायावती की बीजेपी साजिशन आजम खान को बाहर नहीं आने दे रही है। संजय जी, देखिए, मायावती जी इस प्रकार के वक्तव्य देती रहती हैं जिनका सत्य के साथ कोई सरोकार नहीं होता है। देखिए, इसमें आजम खान साहब के ऊपर आरोप है किस तरह से उन्होंने मुस्लिम विधवाओं, दबे कुचले लोगों की ज़मीन को हड़प किया है और उसी के आधार पर उनको आरोप लगते हैं। मायावती जी राजनीति करती हैं पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की। तो आजम खां के ऊपर आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिसकी मायावती जी राजनीति करती हैं, और ऐसे लोगों की राजनीति के विरोध में आजम खां साहब के ऊपर मुकदमे लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी मूल राजनीति को छोड़कर राजनीतिक लाभ के लिए आजम खां साहब को इस्तेमाल करना बताता है कि मायावती जी अपने मूल मुद्दों से भटक गई हैं। और मुझको लगता है कि कोई भी भटकाव किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए बहुत दुखदाई होता है, और निराशा की, हताशा की घड़ी में जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं उन्हीं राज्यों में बीजेपी वाले टारगेट करते हैं लोगों को। गरीबों को टारगेट किया जाता है, दलितों को टारगेट किया जाता है, मुस्लिमों को परेशान किया जाता है। जहां पर बीजेपी की सरकारें होती है वहां पर ही ने सिर्फ टारगेट किया जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि मायावती जी का ये कहना सच के धरातल पर वैसा ही झूठा है जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता के जनादेश की सच्चाई है। देखिए, दलित क्षेत्रों में, मुस्लिम क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है वो बताता है कि मायावती जी निश्चित रूप से अपने मूल मुद्दों से भटक गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भटकाव की राजनीति में मायावती जी जो कदम उठा रही हैं वो निश्चित रूप से उन्हें और बड़े गहरे गड्ढे में डालने वाला है। इससे बचेंगी तो मूल राजनीति वो सर वो तो आवाज उठा रही है। आवाज तो वो लगातार उठा रही हैं, लेकिन उस आवाज का जनता पर क्या असर पड़ता है? विश्वसनीयता आवश्यक है नेतृत्व के लिए। और मायावती जी जिस वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जिन मूल्यों की राजनीति करने की बात करती हैं, जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, आजम खां साहब ने उस वर्ग के ऊपर ही अत्याचार किया था। तो ऐसे अत्याचारी का साथ देना और अपने मूलभूत राजनीति के मूल्यों के खिलाफ खड़ा हो जाना मायावती जी को निश्चित रूप से आगे निराश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है फखरुल हसन जी, क्योंकि प्रदेश की जो राजनीति है मायावती इस वक्त शून्य बिंदु पर चली गई है, और जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं, तमाम ट्वीट सामने आते हैं, क्योंकि 2.5 साल से आजम खान जेल में बंद हैं और अचानक आजम खान की याद आना, इसको किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी? आप लोगों को क्या नफा नुकसान होने की संभावना है इस पर? देखिए, संजय जी ने कहा कि आजम खान साहब ने जुल्म और जाती की ना, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 बार माननीय आजम साहब के मामले में सुनवाई की, और दोनों बार क्या कहा कि न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है, और दूसरे बार क्या कहा कि जब सारे मुकदमों में बेल हो जाती है
तो आप एक और मुकदमा लिख देते हैं। इसको जुल्म और जाति की इंतहा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र। आप ये जान लो, माननीय आजम साहब के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो राजनीति में आज के हिंदुस्तान के इतिहास में आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक राजनेता पे बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मुकदमे लिखाए हो सरकार ने, और उसके बाद किताब चोरी और बकरी चोरी जैसे मुकदमों में चार्जशीट पुलिस ने फाइल की। सरकार ने कोई मुकदमा नहीं लिखाया है, गलत तथ्यों को मत कहिए। सरकार ने कोई मुकदमा नहीं लिखाया है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो आप बीच में टूका टाकी मत कीजिए। मैं बीच में आपके नहीं बोला था। आपकी जब बारी आए तब आप अपनी बात को रखिएगा। ये मुकदमे जो आप बताते हैं कि जनता ने लिखवाए, निश्चित रूप से बोलिए, वहां पे लेकिन चैनल पर बैठकर ये गलत मत कहिए कि सरकार नहीं, हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। अरे भाई, आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ सच और झूठ का। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। मुझे अपनी पार्टी की बात है, मैं अपना पक्ष रखूंगा। बेल हो जाने का अरे नहीं, अरे सच बोलने का ठेका तो हमारे पास है। सुन तो लीजिए, सच बोलने का ठेका तो हमारे पास ही है। 2 करोड़ रोजगार देने का, काला धन लाने का, 15 लाख रुपए देने का, सारा सच का ठेका तो समाजवादी पार्टी के पास है ना। आपके पास थोड़ी है। आपके पास कहां ना नौजवानों के रोजगार की बात है, ना किसानों की बात है। सच का ठेका तो समाजवादी पार्टी के पास है। जनादेश का सम्मान करो मेरे भाई, जनादेश का सम्मान करो। उसका बुलडोजर आप पर चलकर आपको धूल दूसरित कर चुका है। उसी जनादेश के सम्मान आप करो। सुनिए, सत्ता में 41% वोट शेयर लाके सत्ता में बैठ जाते हो, तो ये मत सोचो कि 35% वोट शेयर समाजवादी पार्टी गठबंधन को इसीलिए दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो निरंकुश ना हो पाए, उसमें नकेल कसने के लिए हमें विपक्ष में बैठाया गया है। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही संविधान की ताकत है। इसलिए आप संविधान का पाठ और लोकतंत्र की पाठ हमें मत बताओ कि जनादेश का क्या सम्मान होता है। आप मेरी बात टोका टाकी करोगे तो बोलने नहीं दूंगा। सुन लीजिए, अगर टोका टाकी करिएगा तो बोलने नहीं दूंगा। आजम खान की डिमांड इस वक्त प्रदेश की राजनीति में बहुत करोगे तो बोलने नहीं दूंगा। इससे पहले आपके नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी मुलाकात की थी आजम खान से जेल में। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन अपने व्यक्तिगत नहीं संबंधों के लिए मिलने पहले पूरी बात हो जानी चाहिए। ठीक है फखरुल जी, एक व्यक्ति अपनी बात कहिए। नहीं सर, आपको मौका दिया गया, आप लोग लड़ रहे। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी को, नहीं सर, ये आप नहीं कह पार्टी को आप रोक नहीं पाए। कोई बात नहीं फखरुल भाई, भारतीय जनता पार्टी को आप भी नहीं रोक पाए। आप भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए। सर फिर आपके पास आएंगे, प्लीज आरोप मत लगाइए, अभी कहिएगा अपनी बात। नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। आप देख लीजिएगा, आप अगर ऐसी डिबेट चाहते हैं तो मैं ऐसी डिबेट मैं छात्र राजनीति से निकल के आया हूं, मैं दबूंगा नहीं। आप अगर आप ऐसी ही डिबेट चाहती हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलने नहीं दूंगा। आप बोलने दीजिए, मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरा देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हाँ आसिफ भाई बोलिए, अपने पर्सनल एक ताल्लुकात के लिए उनसे मिलने के लिए गए थे, और किसी भी राजनेता के साथ अगर जो है सरकार लोकतंत्र का हनन करते हुए अगर उसके साथ जाति कर रही है तो हर राजनीतिक दल के आदमी को बोलना चाहिए। जहां तक बात माननीय आजम खान साहब की है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार ने पुलिस के माध्यम से चप्पलों पिटवाया, महिलाओं को भी पिटवाया। आपके चैनल पर भी दिखाया गया था, और इसी चैनल पर बैठ के मैंने उसका विरोध किया, जबकि बजरंग दल से हमारी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी महिलाओं को चप्पलों मारें। एक लोकतंत्र का एक व्यवहार है, उस व्यवहार पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अगर कह दिया साहब कि ये बजरंग दल का आदमी है, इसने बलात्कार किया है, ये दोषी है, तो उससे कोई मिलने नहीं जा सकता या उसकी पैरवी को कोर्ट में नहीं कर सकता, वरना सरकार बिल्डोजर लेके बजरंग दल के कार्यकर्ता घर पे पहुंच जाएगी, उसको जूते मारेगी। फायदा तो कहीं ना कहीं दिखता होगा। मेरी बात तो पूरी होने नहीं दी है। आपको इसमें फायदा या नुकसान दिखता है। जिस दिन आजम खान साहब गिरफ्तार हुए थे उस दिन मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी कि देश के चुने हुए एक सांसद ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हुए न्यायालय के अंदर समर्पण किया, और उसकी बेल होने में इतना समय लग रहा था कोविड की वजह से और रीजनों की वजह से। तो मैंने कहा था कि ये न्याय व्यवस्था गलत है। जिस तरह से लगातार पुलिस जब एक मुकदमे में बेल हो जाती है तो जानबूझ के दूसरा मुकदमा देती है, और दूसरे मुकदमे में बेल हो जाती है जानबूझ के तीसरा मुकदमा देती है। ये बात आजम खान साहब की नहीं है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ हो रहा होता तो भी हम विरोध करते हैं,
क्योंकि वो समाज की सेवा कर रहा है। और आप बात कर रहे हैं, देखिए हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, हमारी वो विचारधारा है। हमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, मालवीय जी ने, और उन सब से प्रेरणा लेके अगर किसी एक राजनेता ने शिक्षा का मंदिर बनाया है, चाहे उसको कोई नाम दिया हो, और केवल इसलिए कि उसने बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था करी है और उनको जेल में रखा जाएगा, तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो कोई हो। लेकिन देश में कानून का दुरुपयोग होगा पुलिस के माध्यम से, तो हम इसका हमेशा विरोध करेंगे। आप चाहे उसको कहिए हमारे वोट बैंक की राजनीति, चाहे कोई राजनीति है। मैं आपको बता दूं, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जानबूझ के जब विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग कहीं पर अपनी बात रखते हैं तो उनकी पुलिस उनको मारती है और बाद में कह देती है साहब ये दंगाई है। अरे आप खुद उनसे दंगाई करा रहे हो, खुद उनकी विचारधारा को गलत कर रहे हो और बाद में ये कह रहे हो। हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने जब मालवीय जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उस समय हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, और उन्होंने उसको रिजाइन करके आया था। तो विचारधाराएं किसी की विपरीत हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लोकतंत्र पे आप सवाल उठाएं। ठीक है, आजम खान को तुरंत रिहा करना चाहिए और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और अभी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार ने कोई मुकदमा नहीं लिखवाया। एक मिनट रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल के ऊपर बैठ के इस तरह का झूठ बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एक नहीं कई मुकदमे सरकार ने लिखवाए। बीएसपी क्या आजम खान का नया विकल्प बनेगी? क्योंकि मायावती की स्थिति इस वक्त क्या है प्रदेश में, सियासत में, ये सभी अब जान चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत ठंडे बस्ते में बीएसपी चली गई है। तो क्या अब एक नया विकल्प बनने की तैयारी में है बीएसपी आजम के लिए? देखिए, आजम खान साहब विपक्षी दलों के लिए एक खींचातानी का केंद्र बन चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आजम खान साहब एक बहुत बड़े राजनेता हैं, मुस्लिम चेहरा हैं। ये बात कही जाती है कि मुसलमानों की जो मुस्लिम समुदाय में आजम खान साहब का बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वो समाजवादी पार्टी में कम से कम सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। और इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी ने किसी हद तक नज़रअंदाज किया। राष्ट्रीय राजनीति में ये बात ज़रूर सामने आई कि आजम खान और उनके परिवार को जिस तरीके से जेल में हो रहे हैं, अब इस बातों पे तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो गलत है या सही है, न्यायालय में बातें हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि छोटे छोटे मामलों में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में उनके ऊपर एफआईआर लिखवाई गई और वो लंबे समय तक जेल में रहे। लोगों ने ये कहा, विपक्षियों ने ये कहा, समाजवादियों ने भी कहा, मुस्लिम समुदाय में भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये जो जेल है, जो एफआईआर लिखवाई गई इतनी बड़ी तादाद में, राजनीति कहीं ना कहीं यहां पर है, राजनीति से प्रेरित रहे ये केसेस और इसको जुल्म की संज्ञा दी गई। इस बीच में सवाल ये भी उठा कि समाजवादी पार्टी जो एक बहुत बड़ा दल है, जिसका बहुत बड़ा संगठन है, जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी से लड़ाई लड़ी और सड़कों पर उनका एक जनसैलाब नजर आया, वो संगठन, वो पार्टी जिसके एक बहुत बड़े नेता अखिलेश यादव जी, जिनके बारे में तमाम बातें ये भी कही जा रही थी कि वो शायद जीत भी जाएं, जब नेट टू नेट फाइट की बात हो रही थी। और ये बात सही भी है कि उन्होंने बहुत अच्छा वोट पाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा नेता जेल में था। जिस शिद्दत से उनको जेल में, उनके जेल को लेकर जो अन्याय की बात कही जा रही है, ये अगर पब्लिक कह रही है, अगर दूसरे विपक्षी नेता कह रहे हैं, समाजवादी भी कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को जितनी शिद्दत से ये मुद्दा उठाना चाहिए था, जितने तरीके से सड़क पर लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को लाना चाहिए था, जनसभाओं में आजम का नाम लेना चाहिए था, अखिलेश यादव जी ने नहीं लिया। ये सवाल उठा। अब मेन चीज ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी एक ऐतिहासिक चुनाव था। ऐतिहासिक चुनाव इस मायने में था कि मुसलमानों ने, मुस्लिम समुदाय ने, यहाँ के 20 करोड़ मुस्लिम समुदाय एकजुट हो गया और बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन इसलिए किया कि शायद सपा बीजेपी को हरा सके। एकजुटता पहली बार मुस्लिम वोटों, देखिए मुस्लिम वोट हमेशा बीजेपी को हराने के लिए देता है, इस सच को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बात इस बार बहुत ज्यादा शिद्दत में दिया। उसके बाद मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं यह बात जरूर आ रही है कि हमारी भागीदारी बड़ी है, लेकिन हमें तवज्जो उतनी नहीं दी गई।
मंचों पर अखिलेश जी ने मुस्लिम लोगों को कम, मुस्लिम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कम जगह दी, मुस्लिम मुद्दों की बात कम की। आजम खान के जेल में जाने की बात जितनी करना चाहिए थी नहीं की। ये सवाल उठे और विपक्षी दल अब ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आजम बाहर आते हैं और वो नाराज होते हैं तो हमारे पाले में आ जाए। और बीजेपी की भी यही मंशा है कि मायावती को भी कहीं ना कहीं अब पता चल गया, इस बात का अंदाजा हो गया अच्छे से उन्हें कि आजम सपा से अंदरूनी तौर पर नाराज चल रहे हैं। फखरुल जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, जितने लोगों ने बोला उन सब की बात का एक जवाब है कि अभी एक हफ्ता पहले माननीय आजम साहब के एक बहुत करीबी व्यक्ति उनसे जेल में मिलने गए थे और उन्हीं ने उनसे कहा कि माननीय आजम साहब आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए। तो आजम साहब ने जो जवाब दिया था उनको कि ये पार्टी, इसको मैंने अपने खून और पसीने से सींचा है, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक शहर जा जाके मैंने लोगों को साइकिल चुनाव चिन्ह को दिखाया और समझाया है। तो मैं इस पार्टी को उसके बाद ये बात सही है, हो सकती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव भी शायद रखा जाए आजम खान साहब का। देखिए, ये बात हो सकती है, वो कहते मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी करूंगा। मैं इस पार्टी को कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी में रहूंगा। और पूरी बात कर देता हूं मैं, और अगर मैं इस पार्टी को छोड़ के चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से डर गया और मेरी कौम के लोग वो मेरी कब्र पे आके भी मुझे जूते मारेंगे। मैं समाजवादी पार्टी में था, हूं और रहूंगा। इसलिए ये जो सवाल है कि बहुजन समाज भाई ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के, आप आजम खान साहब के शब्द बोल रहे हैं या जज्बाती कर रहे हैं? आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखेंगे शायद फखरुल भाई जैसे लोग। नहीं, फखरुल भाई एक सवाल मेरा ले लिए। फखरुल भाई देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी कभी हक भी बनता है उनका, सुनिए, एक तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आजम खान साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। मैं पूरी ईमानदारी से चैनल पे ये बात कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आजम खान साहब गलत होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि वो एक राजनेता हैं, समाज की सेवा के लिए आए। दूसरी बात यह है, जब इतनी मेहनत आजम खान साहब ने करी तो अखिलेश यादव इतना डरे और घबराए हुए क्यों हैं कि साहब उनके विधायक का जो है पेट्रोल पंप तोड़ा जा रहा है, उनके आजम खान को फर्जी मुकदमे लग रहे हैं और वो घर में बैठे एसी में बैठे हुए, क्यों डर रहे हैं? आजम खान का नाम लेते हुए क्यों डर रहे हैं? आसिफ भाई, अब आपकी बात का जवाब दे देते हैं। जब आपके नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं और एक दूसरे नेता दूसरे प्रदेशों में हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उस बच्ची से मिलने जा रहे हैं जिस बच्ची के साथ थाने में बलात्कार हुआ है। कोई कांग्रेसी एक बात बोल दी, बस हो गया। आदरणीय अखिलेश, पहले मैं आपको बात तो ये है कि सभी को फायदा लेने की पूरी बात हो जाने दीजिए आसिफ भाई। आजम खान साहब को नहीं जवाब भी ले लीजिए। आप लोग आजम खान साहब के लिए नहीं जाएंगे। अरे मैं जवाब दे देता हूं। समाजवादी पार्टी के लिए अरे भाई जवाब नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। आजम खान साहब से मिलने क्यों नहीं गया, क्यों डर रहे हैं? आप ही को तय करना है, आप ही को सवाल करना है, आप ही को जवाब देना है, तो मेरी जरूरत क्या है? आप ही सवाल कर लो, आप ही जवाब दे दो। अरे हम इतना पूछना, अखिलेश यादव डरे क्यों है, क्यों नहीं जा रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं पूछ रहे? अरे भाई मैं भी तो पूछ रहा हूं कि माननीय आजम साहब के खिलाफ रामपुर में जो मुकदमे लिखाए हैं, क्या वो कांग्रेसी नेताओं ने नहीं लिखाए हैं? वो कौन लोग हैं? वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है क्या? तो ये बात आप कांग्रेसी अगर जब भाई आप मेरी बात समझिए, मैंने अभी खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि आजम खान साहब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। हमने हमेशा कहा कि बजरंग दल वालों को हम कभी नहीं चाहते कि वो हमें पार्टी में आए, तो प्रस्ताव पास हो गया है, कैसे लोगों को हम पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन उनके साथ भी गलत होगा तो हम बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नहीं, अरे चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए, रामपुर में मुकदमे लिखवाए। चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए भाई, चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नहीं, झूठ नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपने जानबूझ के आजम खान साहब को इलेक्शन में नहीं छुड़वाया। अरे भाई, जानबूझ के सपा बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह दी और आपने तो सपा को ही बीजेपी की बी टीम कह दिया। सर ये बता दीजिए, सपा बी टीम हमेशा से है, ये ऑक्सीजन है। भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस प्रदेश में राजनीति कर रही है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। राम ठीक है, संजय चौधरी सीएनआरसी का मुद्दा इनका उठाया हुआ लेके आएगी।
लेकिन बी टीम क्या समाजवादी कुछ पार्टी, अरे आप दोनों एक दूसरे आप को जो बी टीम कह करके रहे हैं, जाते हैं उसको पूरा करने का काम भारतीय और जनता सियासी पार्टी फायदा करती तो है। बीजेपी उठा लेगी इसलिए आप उसका। कौन बी टीम है और कौन कौन ठीक है कौन सिक्के संजय दो चौधरी जी, सिक्के के दो संजय पहलू चौधरी हैं, जी, ये अखिलेश जानता है। से क्या इसे आप बदला लेने का अंदाज मानते हैं? ठीक है सर, संजय चौधरी जी, अखिलेश यादव क्या को लगता है, अखिलेश हम लोग को नहीं यादव लगता। से मायावती बदला ले रही हैं, ये अंदाज है माया का? क्योंकि जिस नहीं तरीके से हमें डर नहीं लगता है। राहुल गांधी को डर लगता है उत्तर प्रदेश में आने से। उत्तर प्रदेश में आने से राहुल गांधी को डर लगता है। अखिलेश संजय यादव जी, लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, मैं बता उत्तर रहा हूं, प्रदेश एक की दिन सड़कों में रह रहे हैं, यादव जी उत्तर जानेंगे। प्रदेश की महिलाओं के लिए अरे न्याय हमारे पार्टी के न्याय के लिए पॉलिटिकल सड़क जो पे उतरे हुए लोगों को गिरफ्तार राहुल किया, गांधी को बहुत उत्तर धरना प्रदेश करते में थे। आने से डर और लगता लॉकडाउन नहीं है, करते थे। इसलिए वो दो देश के दूसरे हिस्सों में घूम रहे हैं। आप देश डर के रहे हो, दूसरे हिस्सों बताओ। में राहुल गांधी घूम रहे हैं क्योंकि उनको मैं तो उत्तर कह रहा हूं प्रदेश में ना, आने से आप डर बताओ। लगता है। उत्तर लॉकडाउन प्रदेश के में अंदर हम भारतीय जनता समाजवादी पार्टी की नहीं सरकार ने डरते। हमारे हम को जनता यहाँ जबरदस्ती बैठे बंद हुए किया हैं और उत्तर हमने प्रदेश धरना में किया, प्रदर्शन किया, उत्तर हमारा एक प्रदेश मुद्दा है, में हमारी कांग्रेस की संख्या कम थी क्या लेकिन है, जितने विधानसभा सड़क पे थे। में जनता ने बता और दिया आप है। क्यों घर के अंदर बैठे रहे? हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? आप कांग्रेस केवल और क्या है, केवल देश बीजेपी जानता की है। पी टीम हो, आप बीजेपी की पी टीम हो। शिवपाल जी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखता, अखिलेश यादव जी के खिलाफ मुकदमा नहीं आपकी लिखता, सीट मुलायम कितनी सिंह आई यादव जी के उत्तर खिलाफ नहीं प्रदेश लिखता, में? केवल आजम खान साहब का अरे खिलाफ आप लिखता है। लड़ आप रहे लोग थे, सौदा कर रहे हो आजम खान जनता साहब पार्टी के का। खिलाफ लड़ रहे भारतीय थे। जनता कितनी पार्टी से सीटें सौदा आई किया आप है उत्तर प्रदेश समाजवादी में? पार्टी ने आजम खान का। कितनी सीटें जीते हैं आप उत्तर प्रदेश में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे भारतीय पीछे जनता कौन पार्टी है, के खिलाफ हम लड़ रहे सही थे। हैं गलत है इससे फर्क पड़ता है। ठीक है संजय चौधरी हार जी, जीत माने नहीं रखती, संजय सही चौधरी गलत जी, माने रखता है। तो ये ठीक है सर, आप लोगों ये की आप अपनी अपने अपनी बातें पार्टी हो गई ऑफिस हो। में बैठ के तय कर लीजिए, जनता आपके साथ नहीं है। तो पार्टी आप कह रहे हो ऑफिस में आप ना, तय कर लीजिए, कोई अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, संजय क्या चौधरी देंगे? जी, अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हो जाता है तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी 2024 के लिए? देखिए पूरा मुसलमान वोट एक पार्टी को मिलने के बावजूद उस मुसलमान वोट बैंक का कोई एक हिस्सा अगर किसी दूसरे दल में जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे प्रदेश की राजनीति में कोई परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आजम खान साहब उस पूरे मुस्लिम वोट के एक छोटे से नुमाइंदे हैं। तो मुझे लगता है कि इस घटना का कोई असर नहीं होगा। और एक मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जीरो के आगे भले ही आप कितने नंबर बढ़ा दीजिए उसकी वैल्यू वैसी ही रहती है। तो मायावती अगर किसी को जोड़ेंगी तो उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। ठीक है, कुछ जी इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी प्रदेश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं आजम खान और उनका जनाधार भी बहुत ज्यादा है, और अगर वो बीएसपी में शामिल हो जाते हैं तो बीएसपी की जो कीमत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी मुस्लिमों के लिहाज से। नहीं, वैसे तो ये दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी यदि आजम खान साहब जैसे बड़े नेता बीएसपी के साथ जुड़ते हैं तो जिस तरीके से बहन जी ने पीछे बोला भी था कि, और अभी जो पूरा डिबेट हो रहा था, जो सीटों की बात सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं तो वो मुस्लिम वोटों की वजह से ही मिली। यदि मुस्लिम वोट उनके पास ना आता तो यादवों ने कितने % उनको वोट दिया वो उनको भी पता ही है। तो यदि मुस्लिम और दलित एक गठजोड़ बनता है तो ये सीधा 40% के ऊपर जाके खड़ा होता है। सर एक बात बताइए जो कि 26 महीने से आजम खान जेल में बंद हैं, अभी तक कोई भी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा था, और एकाएक अगर मायावती इस तरीके के ट्वीट्स करेंगी तो सवाल तो उठेंगे ना सर? वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है तो पहली प्राथमिकता यही बनती है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए आवाज उठाए। लेकिन अभी जो पीछे 1-2 महीने के अंदर जैसी खबरें मिली हैं, जिस तरीके से पता चला कि समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो इतने आत्म मुक्त और इतने असुरक्षित अपने आप को मानने लगे हैं, चाहे उनके चाचा हो या आजम खान साहब। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि आजम खान साहब को जेल में डलवाने में भाजपा और सपा दोनों का मिलकर हाथ, अखिलेश यादव ने सेटिंग की हुई है, तभी आजम खान साहब जेल में, क्योंकि उन्हें पता है यदि ये बड़े नेता आजम खान साहब या शिवपाल यादव जैसे बड़े नेता सपा में होंगे। ठीक है सर, फखरुल से इसका जवाब लेंगे। फखरुल हसन जी ये बताइए कि मुकदमे का नंबर भी बताओ, अखिलेश यादव जी डरते हैं, मुकदमों का नंबर भी बताओ, मुकदमों का नंबर भी बताओ, क्राइम नंबर भी बताओ। और सपा के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि समाज के बीच में इन्हें भी जाके अपना चेहरा मानता हूं, इनके पास कुछ नहीं है, ये ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। गलत सही हर चीज को अखिलेश यादव की को डिफेंड करना पड़ेगा। अखिलेश यादव गलत भी करेंगे उसको भी इनको बैठ के यहाँ पे डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा थोड़ा सा तो दीन ईमान के ऊपर खड़े हुए, थोड़ा सा तो गलत को गलत कहने की हिम्मत समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना, वो आप अपना बोलिए, आपका जो काम है आप कीजिए, हमारा जो काम है हम ही करेंगे। फखरुल जी सुन लीजिए मेरी बात। फखरुल जी, आप नेता विपक्ष हो,
अगर जितनी रिप्रेजेंटेशन आपको मिली है इसकी आधी हमें मिल गई, हमने जनता के चलिए लिए काम ठीक है, किया। ठीक है, लेकिन एक छोटा आप सा लोग ब्रेक धोखा हमें देने में लेना कामयाब होगा। है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद फखरुल जी, सवाल ये आपसे होगा कि MY फैक्टर जो कि समाजवादी पार्टी का मुख्य फैक्टर है, और अगर ये टूट जाता है आजम और मायावती की मुलाकात के बाद, तो कितना फर्क समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।